Hello students, you are again welcome to DG Vedya's Govind Parikh lecture series. In this series, today we will be going to cover anatomy portion. In this video, we will be covering the upper limb only. Alright, so let's get started with the first bone that we have is clavicle. So clavicle is the only long bone that lies transversely. Okay, तो ये हमारा जो वर्टिकल एक्सियल स्केलेटन है और अपेंडिकुलर ट्रांसवर्स स्केलेटन जो है उसको ज्वाइन करने वाली एक ओनली लॉन्ग बोन रहती है हमारे पास एंड हम इसको देख सकते हैं इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सबक्यूटेनियस because it is not covered with many muscles or tissues. Okay, and this is also the first bone to start ossifying क्योंकि हमें शोल्डर को सपोर्ट देने के लिए फिटल लाइफ के अंदर ही हमारी क्लेविकल जो है ओसिफिकेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज एट द जंक्शन ऑफ कर्वेचर बिकॉज इट इज द वीकेस्ट मैकेनिकल पॉइंट. इस वजह से जो हमारा कर्वेचर वाला पॉइंट है वहां पर हमें सबसे ज्यादा फ्रैक्चर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं. एंड इन फीमेल इट इज कॉल्ड एज ब्यूटी बोन बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक अपीयरेंस. नेक्स्ट अप वी हैव इज स्केपुला. ऑलराइट, सो स्केपुला जो है वो इसकी स्केपुला का जो मेन फंक्शन रहता है वो है ग्लिनोइड कैविटी बनाता होता है ये फॉर द शोल्डर जॉइंट. ठीक है, तो ग्लिनोइड कैविटी के अंदर एक्रोमियन और कोरिकोइड प्रोसेस जो है हमारे मेन रोल प्ले करते हैं. कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये एक्रोमियन और कोरिकोइड प्रोसेस जो है इट प्रोवाइड्स द एंकर पॉइंट टू फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स. ऑलराइट, और जो ग्लेनोइड फैसा है वो एक तरीके की आप यहाँ पे देख रहे हैं एक शैलो कैविटी बनी हुई होती है. यहाँ पर हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो शोल्डर का उसकी फॉर्मेशन इस ग्लेनोइड फोसा के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है. ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ये विंगिंग ऑफ स्केपुला पे. विंगिंग ऑफ स्केपुला क्या है? पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल causes the winging of scapula. As we can see here, जो हमारी serratus anterior है वो it is located on the lateral aspect of rib cage. ठीक है, तो इस वजह से होगा क्या, जब this muscle loses its normal contact with the rib cage medial border, तो वहां पर हमें कुछ इस तरीके की अपीयरेंस जो है वो दिखाई देगी. ठीक है, इसमें क्या है, मीडियल बॉर्डर जो है वो हमें सेपरेट दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा एक विंग शेप्ड अपीयरेंस दे रहा है. इसी को ही बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल. ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम चलेंगे ह्यूमरस के ऊपर. ठीक है, तो अभी हमने क्लेविकल कवर करी है, देन हमने स्कैपुला कवर करी है. नाउ वी मूव ऑन टू ह्यूमरस. ह्यूमरस विच इज एज शोन इन द पिक्चर हेयर. ठीक है, तो अब हम ह्यूमरस को देखते हैं. तो ये हमारा हेड है, इसके अंदर हेड के नीचे हमें दो नेक दिखाई दे रहे हैं, एक तो एनाटॉमिकल नेक एंड द अदर वन इज सर्जिकल नेक. तो हम ये सर्जिकल नेक पर जो है हमें मोस्टली जो है हमें सर्जरीज जो है यहाँ पर ही परफॉर्म करी जाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, और ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है और लेसर ट्यूबरकल है इसके बीच में हमें इंटर ट्यूबरकुलर जो ग्रूव जो है वो नजर आती है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइसिपिटल ग्रूव. ऑलराइट, यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो हमें मेनली यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक तो हमें ये एक ट्रोक्लिया मिल रहा है. ठीक है, ट्रोक्लिया क्या काम करता है, इट एक्ट्स एज अ ये जैसे जो पुली शेप्ड है ना, इट एक्ट्स एज अ हिंज फॉर द एल्बो जॉइंट. ठीक है, एक हिंज जॉइंट जो है वो हमारा एल्बो के अंदर प्रेजेंट होता है. यहाँ पर ट्रोक्लिया जो है इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता होता है. ठीक है, यहाँ पर हमारा ट्रोक्लिया हो गया. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपिटुलम. कैपिटुलम जो है एक तरीके का स्मूथ कन्वेक्स सरफेस है जहां पर से रेडियस का हेड जो है वो आर्टिकुलेट करता होता है. देखो, अगर ह्यूमरस को हम एक स्टेट मान लें तो उसकी जो कैपिटल होएगी वो रेडियस होएगी. ठीक है, तो ये जो ह्यूमरस का जो कैपिटुलम वाला पार्ट है यहाँ पर आप इसको याद करने के लिए कर सकते हो कि यहाँ पर रेडियस की जो है हेड जो है वो आर्टिकुलेट कहाँ पर करता है, कैपिटुलम पे करता है.
ठीक है, अगर ह्यूमरस जो है एक ह्यूमरस बोन एक स्टेट है तो कैपिटुलम जो है कैपिटुलम पे उसकी कैपिटल अटैच होगी विच इज विल बी द रेडियस बोन। ऑलराइट, नेक्स्ट अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं फर्दर। क्या क्या पढ़ा हमने? एनाटॉमिकल और सर्जिकल नेक आर फाउंड इन ह्यूमरस। कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज सर्जिकल नेक एंड शाफ्ट। मेन पार्ट्स आर ट्रोक्लिया, कैपिटुलम और बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आर्म की कैपिटल को, यानी कि रेडियस और अल्ना बोन को। ठीक है, तो अब ये है हमारी रेडियस और ये है अल्ना। अब इसको देखें तो देखो स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है वो रेडियस का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी अल्ना है, देखो रेडियस जो होगी वो हमारी जस्ट बिलो द थंब लाई करती है। ठीक है, डोर्सली लाई करती है, और जो अल्ना है वो हमारी मीडियली लाई करती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ना का हम पोर्शन देख रहे हैं, एक ट्रोक्लियर नोच। ट्रोक्लियर नोच जब हम अपनी एल्बो को टच करेंगे ना, तो फिर जो हमारी बोनी प्रोजेक्शन जो हमें टच होती है, विथ दैट इज नथिंग बट ट्रोक्लिया। ऑलराइट, फिर यहाँ पर नीचे हमारे जो वो है स्टेलॉइड प्रोसेस जो है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेडियस ओनली। ठीक है, अब हम इसको आगे स्टडी कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता होता है वो बनता है पॉलिस फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर। ठीक है, जो स्मिथ फ्रैक्चर होता है उसको रिवर्स कोलिस भी बोलते होते हैं। ठीक है, दोनों ही रेडियस के फ्रैक्चर रहते हैं। कोलिस फ्रैक्चर को हम ये डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं, और स्मिथ फ्रैक्चर को रिवर्स कोलिस बोलते होते हैं। ठीक है, अ, अब आगे देख लेते हैं हम इसको। लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म क्या है? हमारी रेडियस है। पहले हम रेडियस को डिस्क्राइब करें। मेन पार्ट्स आर अल्नर नोच एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो आपको याद रखना है अल्नर नोच कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारी रेडियस पर प्रेजेंट है। ठीक है, और जो इसके फ्रैक्चर होंगे वो क्या है? स्मिथ फ्रैक्चर एंड कोलिस फ्रैक्चर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जैसे स्मिथ फ्रैक्चर को क्या बोलते होते हैं? रिवर्स कोलिस, और कोलिस फ्रैक्चर क्या बोलते हैं? डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोल्ड डिनर। कोलिस फ्रैक्चर को और क्या बोला जाएगा? डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। और जो पल्स है, दैट कैन बी बेटर फेल्ट एट दिस बोन ओनली। ठीक है, अ, ये रेडियस के ऊपर हम जो है पल्स को फील करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव इज अल्ना। ठीक है, मीडियल बोन रहती है ये फोर आर्म की। मेन पार्ट्स क्या रहते हैं इसके? ओलेक्रन एंड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे कार्पल बोन्स को। ठीक है, दीज कार्पल बोन्स आर 8 इन नंबर। ऑलराइट, तो अब ये जो कार्पल बोन्स हैं इनकी जो नेमिंग है इनके शेप के अकॉर्डिंग ही कर रखी है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। देखो ल्यूनेट जो है वो कैसी है? हाफ मून शेप्ड में है। ट्रिक्विट्रम जो है ये एक तरीके से पिरामिड शेप्ड है। पीसी फॉर्म जो है एकदम पी शेप्ड है। ठीक है, हैमेट जो है वो हेड शेप्ड है। देखो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो सबसे बड़ी बोन जो है वो यहाँ पे कैपिटेट आ रही है। ठीक है, ये भी एक तरीके से ऐसे मान लो कि इसकी कैपिटल है, शायद इसलिए वजह से इसका नाम कैपिटेट रखा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद है हमारी स्केफोइड। स्केफोइड कैसी है? हमारी बोट शेप्ड है। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं? जो भी जिस किसी भी स्ट्रक्चर के 4 एंगल्स होंगे ना, दैट मतलब 4 साइड्स होंगी, उसको ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, ये सारे जो 4 साइड्स वाले जो होते हैं इनको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। अब हम फटाफट इनको आगे कर लेते हैं। स्केफोइड होगी हमारी बोट शेप्ड। ल्यूनेट हो गया हमारा हाफ मून शेप्ड। इक्विट्रल हो गया पिरामिडल शेप्ड। पीसीफॉर्म इज पी शेप्ड। ट्रेपीजियम इज क्वाड्रेंगुलर। ट्रेपीजोइड इज बेबी शू शेप्ड। और कैपिटेट जो है वो हमारी लार्जेस्ट कार्पल बोन है। हेमेट जो है वेज शेप्ड है। दिस इज वेरी इजी, आप एक बार पढ़ेंगे इसको याद हो जाएगा एकदम। इसके शेप के अकॉर्डिंग ही इसके नाम रखे हुए हैं। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ स्केफोइड एंड डिसलोकेशन ऑफ ल्यूनेट इज कॉमन। ठीक है, फ्रैक्चर किस में मिलेगा? बोट शेप वाले के अंदर। और डिसलोकेशन किस में मिलेगा? मून शेप वाली के अंदर। ठीक है, मून डिसलोकेट होएगा और फ्रैक्चर बोट के अंदर होएगा। ठीक है,
दिस इज इजी। नेक्स्ट नाउ वी आर, अब हमने बोन्स तो कवर करी है हमने अपर लिम्ब की, अब हम कुछ ऑर्गन्स कवर करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम फर्स्ट हम कवर कर रहे हैं ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट जो है वो एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। इसकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है? इन द 4th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ठीक है। सेकेंड रिब से ये स्टार्ट होती है और इसकी डेवलपमेंट जो है 4th वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले ही हमारी ब्रेस्ट की जो है वो डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तभी मेल्स के अंदर भी हमें निपल्स मिलते हैं, चाहे वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, बट बिकॉज बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बिफोर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी, सेक्स ऑर्गन्स ऑफ बेबी, वहां पर हमारी ब्रेस्ट की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो हमारी ब्रेस्ट की कहाँ रहती है? एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर 75%, यानी कि मेजर पोर्शन जो है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर रहता है। इसके बाद है हमारी प्योर्ड प्योर्ड ऑरेंज अपीयरेंस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स बाय कार्सिनोमा, ठीक है। तो जब लिम्फेटिक वेसल्स का कार्सिनोमा होएगा तो वहां पर ऑरेंज शेप्ड अपीयरेंस जो है हमें ब्रेस्ट की दिखाई देती है, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर दैट वी हैव हियर। प्योर ये लिम्फेटिक कार्सिनोमा के अंदर हमें पेशेंट के अंदर इस तरीके की ऑरेंज जैसी ब्रेस्ट की जो शेप है वो दिखाई देती है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। यहाँ से बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, नर्व पाल्सीज, ठीक है। इसको पहले हम बेसिकली थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझते हैं, फिर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। पहले लर्न कर लीजिए इसको कैसे याद रखना है। देखो, रेडियल नर्व की डिफॉर्मिटी से होएगा क्रोप हैंड, ठीक है। होता क्या कि जो नर्व जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है, जब वहां पे वहाँ उसकी नर्व सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, उस केस में उसी तरीके की अपने को मैनिफेस्टेशंस जो है वो दिखाई देंगी, ठीक है। अब देखो रेडियस कैसे होते हैं, रेडियस जो सर्कल का डायमीटर का हाफ होती है, तो उसका ड्रॉप डाउन हो जाता है हाफ में, तो वैसे ही रेडियल नर्व से होएगा ड्रॉप हैंड, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं अल्नर नर्व से हमें क्लो हैंड मिल रहा है, कैसा उल्टा हाथ हो रखा है, ठीक है। तो क्लो हैंड किससे होएगा? उल्टा हाथ किससे होएगा? अल्नर नर्व की डिफॉर्मिटी से, ठीक है। एप जो है वो उससे क्या होएगा? मीडियन नर्व डिफॉर्मिटी, ठीक है। एप्स उनको कहते होते हैं ना, जब ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान में बीच में हमें एप्स दिखाई दिए थे, ठीक है। तो उसमें एप इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, एप्स जो है वो मीडियम में प्रेजेंट थे, मीडियम स्टेज में प्रेजेंट थे। उसी प्रकार से एप हैंड डिफॉर्मिटी होगी मीडियन नर्व से। आई होप अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। फर्स्ट अप नाउ वी आर डिस्कसिंग इज सैटरडे नाइट पाल्सी, ठीक है। यही रेडियल नर्व, इसी को ही रेडियल नर्व डिफॉर्मिटी कहते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी, जैसे ड्रॉप हैंड डिफॉर्मिटी और सैटरडे नाइट पाल्सी, दीज आर नथिंग बट ऑल आर द सेम थिंग्स, ठीक है। तो रेडियल नर्व डिफॉर्मिटी कब होती है? जैसे कंप्रेशन ऑफ नर्व इन एक्सिला और अपर आर्म इन पेशेंट स्लीपिंग विद आर्म ओवर चेयर बैक, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आर्म एक पोजीशन में, उसको प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन वाइल स्लीपिंग ऑन आर्म, ठीक है। बिकॉज सैटरडे नाइट इस वजह से, क्योंकि मे बी आफ्टर ड्रिंकिंग आप इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट हो सकती हैं, जब आपका प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन हो जाती है वाइल स्लीपिंग ऑन वन आर्म, तभी हमें रेडियल नर्व की डिफॉर्मिटी जो है दिखाई देती है, ठीक है। सैटरडे नाइट प्लस रेडियल लाइट, रिस्ट कांट राइज राइट, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा, सैटरडे नाइट प्लस रेडियल लाइट, रिस्ट कांट राइज राइट। नेक्स्ट अप वी हैव इज एप थंब डिफॉर्मिटी, ठीक है। एप थंब डिफॉर्मिटी इज नथिंग बट वही मीडियन नर्व वाली जो है। अब देखो, अब आप अपने हैंड में नोटिस करेंगे कि जो हमारा थंब है और जो हैंड है, ये दोनों बाकी रेस्ट ऑफ द फिंगर्स और हैंड जो है ये डिफरेंट प्लेन्स में लाई करते हैं, ठीक है। पर एप थंब डिफॉर्मिटी के अंदर क्या होगा? ये सेम ये ना सेम प्लेन में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एप्स के अंदर होता है ना, एप्स के अंदर उनका जो थंब है वो सेम प्लेन के अंदर लाई करता है, पर हमारा थंब जो है वो
सेम प्लेन में लाई नहीं करता, उससे आगे लाई करता होता है, ठीक है? तो एप थंब डिफॉर्मिटी के अंदर यही होगा, वो एप्स की तरह उनका थंब जो है सेम प्लेन में आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट अप वी हैव दिस कार्पल टनल सिंड्रोम एंड क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, ठीक है? तो कार्पल टनल सिंड्रोम और क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम जो है वो उसको हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, ये देखो। ये दोनों ही हैंड को सप्लाई होने वाली हैं, ठीक है? बस अगर ये होगा कि मीडियन में सप्लाई कर रही है, मीडियल पार्ट को सप्लाई कर रही है, तो फिर ये होगा कार्पल टनल सिंड्रोम, और अगर लेटरल को सप्लाई कर रही है तो हो गया क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, ठीक है? दिस इज वेरी इजी। नाउ वी हैव इज ड्यूपिट्राइन्स कॉन्ट्रैक्चर। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, हमें फ्लैक्शन ऑफ हैंड जो है दिखाई देता है। ये क्या होता है, ये फाशिया की फाइब्रोसिस के कारण जो है ये डिफॉर्मिटी अपने को दिखाई देती है। इसके अंदर नर्व्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस, ठीक है? फाइब्रोसिस ऑफ पाल्मर फेशिया, इसी की वजह से होता है, ठीक है? दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी नर्व, ठीक है? नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं, देखो। तो जो पाइवट जॉइंट है, यहाँ पे से को आप याद रखना, पाइवट जॉइंट, इसमें पाई आ रहा है ना, तो पाइवट जॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ओनली, ठीक है? ये कहाँ पे मिलेगा, पाई से आप, पाई से पाई, आपने पाई आर स्क्वायर, ये मैथ्स के फॉर्मूलाज याद होंगे आपको, वही, वो भी सर्कल में आते थे, ये भी पाइवट का नाम इसलिए भी शायद इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये भी रोटेशनल मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता होता है। किस में प्रेजेंट होता है, रेडियो अल्नर जॉइंट के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? जब हम जैसे नो नोड कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ना में अपना सिर हिला रहे हैं, तब पाइवट जॉइंट्स आर कमिंग इनटू प्ले, ठीक है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर वेरी कॉमन, ठीक है? ये हमें मिलता है शोल्डर जॉइंट के अंदर, ठीक है? उसके बाद आ गया कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये कैसे होता है कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, स्लाइट रोटेशन, ये इस तरीके की मूवमेंट्स को ये अलाउ करता है, ठीक है? जैसे कि आज जब आप अपनी फिस्ट बनाते हैं या फिर फिंगर्स को वेव करते हैं, तो वहां पे फ्लेक्शन भी हो सकती है, एक्सटेंशन भी हो सकती है, स्लाइटली रोटेशन भी हो सकती है, वो होते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट के अंदर, ठीक है? ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप इसको एक बार सुन लें। इसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके बाद है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के अंदर क्या होता है कि दोनों बोन के पास कनकेव और कन्वेक्स जो है दोनों तरीके का सरफेस प्रेजेंट होता है, और ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे लाई करते होते हैं, ठीक है? और सारी तरीके की मूवमेंट होती है। हिंज जॉइंट में कैसा होता है, जैसे लैपटॉप की तरह सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट होती है हिंज जॉइंट, ठीक है? सिर्फ एक मूवमेंट ही इसके अंदर अलाउड रहती है। नेक्स्ट वी हैव इज दिस ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट के अंदर क्या होता है, बस टू फ्लैट या फिर स्लाइटली कर्व्ड सर्फेसिस जो होती हैं, वो जब एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, तो वही ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो है वो बनाती होती हैं, ठीक है? नाउ अब हम फटाफट देख लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लाइज बिटवीन इनकस एंड स्टेप्स। आप इसको कैसे याद रखेंगे, इन बॉल इन स्टेप्स, बॉल इन स्टेप्स, ठीक है? बॉल एंड सॉकेट शोल्डर जॉइंट में होता है, ये तो अपने को याद ही रहेगा, ठीक है? हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन एल्बो, पाइवट जॉइंट इज प्रेजेंट इन रेडियो अल्नर जॉइंट, एलिप्सोइड इज प्रेजेंट इन रिस्ट जॉइंट, ठीक है? इलिप्टिकल होता है ना, मून जो है, आप ऐसे याद रखना, हाथ के ऊपर चांद, ठीक है? इलिप्सोइड टाइप इज प्रेजेंट इन रिस्ट जॉइंट। कॉन्डिलोयर टाइप इज Condylar type is present in metacarpophalangeal joint, ठीक है? कुंडा किससे लगाते हैं हम, जैसे बोल्ट लगानी होती है, कुंडा मतलब बोल्ट लगाते हैं जो हम गेट की, वो किससे लगाते हैं अपने मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट से लगाते हैं, उसी से आप याद रख सकते हैं। कॉन्डाइलर टाइप इज प्रेजेंट इन मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। सैडल जॉइंट इज प्रेजेंट इन मेलियोलस एंड स्टेप्स, ठीक है? इन बोल, ये देखो, ये ईयर ओसिकल्स हैं, ये सबसे मतलब ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है ये। ईयर ओसिकल्स हैं ये, मेलियोलस, इंकस एंड स्टेप्स, ठीक है? तो इन बॉल एंड सॉकेट कहाँ पे प्रेजेंट होएगा, बॉल इन इंकस एंड स्टेप्स, एंड सैडल इज प्रेजेंट इन मेलियोलस एंड स्टेप्स, ठीक है? स्टेप्स इज कॉमन, ये अब आपको याद रहेगा इजीली।
नाउ वी आर डिस्कसिंग रिब्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब हम देख रहे हैं रिब्स को, रिब्स हमें 3 तरीके की मिलते हैं। देखो, ट्रू रिब्स हैं, फॉल्स रिब्स हैं और फ्लोटिंग रिब्स हैं। ट्रू रिब्स कौन-सी हैं? फर्स्ट टू सेवंथ जो हैं वो हमारी ट्रू रिब्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ये स्टर्नम से अटैच होती हैं वाया कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है? ये जो आगे जो है, ये व्हाइट में जो दिख रहा है, ये हमारा कार्टिलेज है। ठीक है? ये बोनी पार्ट है और ये कार्टिलेजिनस पार्ट है। तो डायरेक्टली ट्रू रिब्स जो है वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होंगी। और जो फिर आगे फॉल्स रिब्स कहाँ से स्टार्ट होंगी? फॉल्स फॉलोज 7। ठीक है, 8th रिब से हमारी जो है वो हमारी फॉल्स रिब स्टार्ट हो जाएंगी। ये इनडायरेक्टली थ्रू 7th रिब कार्टिलेज से हैं। ये जो 8th टू 10th रिब्स हैं, ये थ्रू 7th रिब कार्टिलेज से स्टर्नम पे अटैच होती हैं। ठीक है, और 11th और 12th जो हमारी ये जो दो रिब्स हैं, इनके पास नो नो एंटीरियर अटैचमेंट इज अवेलेबल फॉर दीज टू रिब्स। इस वजह से ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। ठीक है। हम्म, तो नंबर ऑफ पेयर्स आर 12 ऑफ रिब्स। लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू सेवंथ, लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, और फिर ग्रेजुअली 7 टू 12 तक वो कम होती रहती हैं। ट्रू रिब्स आर 1 टू 7, फॉल्स रिब्स आर 7 टू 12, फ्लोटिंग रिब्स आर 11 टू 12। ठीक है, टिपिकल रिब्स कौन सी होंगी? 3rd टू 9th आर टिपिकल रिब्स। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, 10th 11 12th ये जो है वो एटिपिकल रिब्स है। 3rd टू 9th आर टिपिकल रिब्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग स्टर्नम। स्टर्नम में देखो, ये उसके पार्ट्स हैं। ये है मेन्यूब्रियम, बॉडी और जाइफोइड प्रोसेस। ठीक है, ये जो अब हमें देखना है आगे, मेन्यूब्रियम, बॉडी और जाइफोइड प्रोसेस से ये हमारी स्टर्नम बनती होती है और इसकी लेंथ कितनी रहती है? 17 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर बोन मैरो की एग्जामिनेशन अगर हमें करनी होती है तो उसके बहुत सारे पोर्शंस होते हैं जहां से हम बोन मैरो का हम सैंपल ले सकते हैं। वन ऑफ देम इज दिस मेन्यूब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम। ठीक है, मेन्यूब्रियल पंक्चर करके हम यहाँ से हम बोन मैरो की एग्जामिनेशन के लिए हम सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है, वी ऑल नो दीज आर 33 इन नंबर। 7 सर्वाइकल, थोरेसिक आर 12, लंबर 5, सैक्रम 5, कॉक्सिक्स आर 4 इन नंबर। ठीक है, याद कैसे रखोगे इसको? वैसे तो इजी है। ब्रेकफास्ट एट 7, लंच एट 12, डिनर एट 5। ठीक है, 7 12 5। और उसके बाद कॉक्सिक्स में 4, सैक्रम में 5। ठीक है, लंबर जितनी ही सैक्रम के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज मेल के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम रहती है 28 इंचेस की, फीमेल में रहती है 24 इंचेस की। क्यों रहता है ऐसे? इसमें कम क्यों रहती है? क्योंकि फीमेल है शॉर्टर लंबर रीजन, ताकि वो पेल्विक की शेप को सपोर्ट कर सके। इस वजह से लंबर शॉर्टर रहती है फीमेल्स के अंदर। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज एटलस। ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नोन एज एटलस। इसके अंदर ना हमें बॉडी मिलेगी ना ही स्पाइन मिलेगा। ठीक है, सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को बोलते हैं एक्सिस। इसके अंदर क्या होता है? ओडोंटोइड प्रोसेस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट इज एटलस। एटलस कैरीज द वर्ल्ड। आपने लोगो याद होगा वो एटलस का। ठीक है, एटलस की जो साइकिल होती थी। ठीक है, तो एटलस कैरीज द वर्ल्ड, क्योंकि उसी तरीके से एटलस हमारे स्कल को कैरी करता है। ठीक है, एंड एक्सिस अलाउज टू रोटेट। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा में ओडोंटोइड प्रोसेस होता है विच अलाउज द रोटेशन। ऑलराइट, अब ये है हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क जो है ये बहुत ही कॉमनली ओपीडी में आपने भी देख रखे होंगे इसके पेशेंट। इसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क का हर्निएशन होने के कारण ये स्पाइन को इरिटेट करता होता है। इसी की वजह से हमें पेशेंट बैक पेन और शियाटिका की कंप्लेंट के साथ आता होता है। ठीक है, तो डिस्क प्रोलैप्स इज मोस्ट कॉमन इन C5 टू C7 एंड लोअर लंबर रीजन। ठीक है, C5 टू C7 एंड लोअर लंबर रीजन के अंदर हमें सबसे ज्यादा हर्निएशन मिलती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग लंग्स। ठीक है, तो अब आप देखेंगे राइट और लेफ्ट
पोर्शन में ये डिवाइडेड है, राइट सुपीरियर लोब, राइट मिडल लोब एंड राइट इंफीरियर लोब। राइट इज रिच, यहाँ पर 3 लोब्स रहेंगी एंड लेफ्ट हैज लेस। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमारी 2 लोब्स रहेंगी। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, दिस ट्रैकिया डिवाइड्स डिवाइड्स इनटू 2 पोर्शन एट फोर्थ, एट ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 एट T4 रीजन। ठीक है, अब हम इसको फटाफट आगे भी देख लेते हैं। राइट लंग का जो वेट रहता है वो 625 ग्राम रहेगा। इसके अंदर 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट रहेंगे। लेफ्ट लंग जो राइट इज रिच, लेफ्ट इज लेस। ठीक है, लेफ्ट लंग का 575 ग्राम, इसके अंदर 8 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जो है अपने को रहेंगे। पल्मोनरी यूनिट क्या रहती है इसकी? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स रहते हैं। इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी यूनिट जो है वो है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ट्रैकिया की बाइफर्केशन होती है एट T4 लेवल। ठीक है, नाउ अब इसके अंदर हम देख रहे हैं, इस प्रोसीजर का नाम है थोरैकोसेंटेसिस। ठीक है, जब थोरेसिक कैविटी मतलब थोरेसिक कैविटी के अंदर जैसे या फिर प्लूरल कैविटी के अंदर जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस फ्लूइड को निकालने के प्रोसेस को हम थोरैकोसेंटेसिस बोलते होते हैं। वहां पर कुछ मिस प्रिंटिंग है गोविंद पारेख की बुक में, वहां पे पैरासेंटेसिस लिख रखा है जो कि पेराइटल कैविटी को बोला जाता है। एनीवेज, जो थोरेसिक कैविटी से जो हम फ्लूइड एक्सुडेट आउट करते होते हैं वो करते हैं हम सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस से। हम जो है इसको हम फ्लूइड को जो है वो रिमूव करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ सेफ एक्सेस अबव द डायफ्राम। ठीक है, जब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है तब यहाँ पे फ्लूइड जो है वो लोएस्ट पार्ट में यहीं पर ही एक्यूमुलेट हो जाता होता है। ठीक है, तो सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस से हम इसको इफ्यूज आउट करेंगे। इसको ये कैसे याद रखेंगे? इफ्यूजन फिक्स बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इफ्यूजन फिक्स बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन एज फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस बिलो द एपिक स्पीड। नाउ वी आर डिस्कसिंग हार्ट। देखो ये तो बिल्कुल कॉमन सी इंफॉर्मेशन है। राइट साइड पे 1/3 रहता है, लेफ्ट साइड पे 2/3 रहता है। मेल, ये एक बार क्वेश्चन आ रखा है ये पीजीटी में। ठीक है, मेल का जो हार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम और फीमेल का पाव भर का दिल होता है। एक पाव का दिल होता है। ठीक है, फीमेल में होएगा 250 ग्राम। लेंथ कितनी रहती है? एक फीस्ट जितनी लेंथ रहती है, 12 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या है? वो है एसए नोड। ठीक है, एसए नोड इज सीनियर, एसए नोड इज सीनियर, तो वो ही हमारा पेस मेकर रहता है। इम्पल्स जनरेशन कहाँ से होती है? ये एसए नोड से जनरेशन होती है वो 70 पर मिनट होते हैं। और एवी जो है, एसए नोड इज सीनियर एंड एवी इज असिस्टेंट, तो एसए नोड वाला 70 पर मिनट करेगा और एवी नोड वाला 60 पर मिनट से उसको कैच कर पाएगा। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग लेंथ ऑफ डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आप इसको फिलहाल पिक्चर से याद रखें, बाद में मैं आपको इसका निमोनिक से एकदम इसको आपको लर्न करवा दूंगी। ट्रैकिया जो रहता है वो हमारा रहता है 4 to 6 इंचेस। सो दिस is trachea which is 4 to 6 inches long in length। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ इसोफेगस। लेंथ ऑफ इसोफेगस कितनी रहती है? अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर जो है हमारी, ये इस तरीके की पिक्चर से ना आपकी मेमोरी में एकदम ये एकदम छप जाएगा। ये पिक्चर से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 6 मीटर। एस फॉर स्मॉल, एस 6 भी एस से ही है, तो ये आप याद रख सकते हैं। लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर्स। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो वाइड होता है। ठीक है, बट उसकी लेंथ जो है वो कितनी रहेगी? 1.5 मीटर रहेगी। लेंथ ऑफ वास्ट डिफरेंस इज 18 इंचेस। ठीक है, आगे है लेंथ ऑफ लैरिंग्स। मेल्स के अंदर रहेगा ये 44 मिलीमीटर लॉन्ग और फीमेल्स के अंदर 36 mm लॉन्ग इसके अंदर रहेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ यूरेटर इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको लर्न कैसे करेंगे? ये हमारे पास छोटे से निमोनिक्स हैं।
ट्रैकिया रहती है 4 to 6, 4 to 6 to fix air mix. Esophagus is 25 centimeter or 10 inches long. Small intestine 6 meter. S for small. Large intestine 1.5 meter. Large is shorter but wider. ठीक है, vast difference is 18 inches. 18 is for adult male age of reproduction on also. तो vast difference भी एक उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही पार्ट है, तो इससे आपको 18 इंचेस हमेशा याद रहेगा। ठीक है, मेल के अंदर लैरिंग्स होता है 44 mm लॉन्ग और फीमेल में 36। ठीक है, लॉन्गर लैरिंग्स, डीपर वॉइस। ठीक है, मेल्स की वॉइस जो होती है वो डीप होती है। ठीक है, जैसे अमिताभ बच्चन की वॉइस है वो काफी डीप है, तो फिर वो दैट इज बिकॉज ऑफ लॉन्गर लैरिंग्स। ठीक है, मेल में 44 रहेगा, फीमेल में 36 रहेगा। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पर आ गए हैं कि हम जहाँ यहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है, द वॉइस एक्स ऑफ अमेरिका। 4, 8, 9, 10, 12, 4, 8, 9, 10 एंड 12। इससे आपके बहुत क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे काफी बार क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली हमें एआईपीजीटी और वेरियस एग्जाम्स के अंदर दिखाई दे जाते हैं। तो क्या है इसके अंदर, ट्रैकिया बाइफरकेट्स एट T4 लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रैकिया, द से आप ट्रैकिया याद रखेंगे। T4 इंफीरियर वेनाकावा। इंफीरियर वेनाकावा कौन से पॉइंट पर पीएस करती है डायफ्राम को, एट बी से आप वेनाकावा को याद रखेंगे। ठीक है, इंफीरियर वेनाकावा एट 8 एट T8 लेवल। ठीक है, आप इसको मतलब बिल्कुल एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एआईपीजीटी के अंदर जो है पूछा गया है, जो कि आपकी रैंक को एकदम शूट कर देगा। दीज आर वेरी हाई स्कोरिंग क्वेश्चन जिसको सब लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, दैट्स व्हाई इनको याद करने से आपकी रैंक एकदम शूट करते होते हैं। अब है जाइफोइड प्रोसेस इज एट द लेवल ऑफ T9। X stands for 9, 4, 8, 9, 10, 12. Next we have is esophagus. O stands for esophagus. Esophagus pierces the diaphragm at at the level of T10. ठीक है, O stands for esophagus here. Next up we have is aortic opening. Aortic opening is at the level of T12. ठीक है, अमेरिका से हम aortic opening याद रखेंगे। Now we are coming to the last portion of this video, which is largest lymphatic vessel in the body, which is thoracic duct. ठीक है, तो जो हमारी thoracic duct होती है, this is the main lymphatic channel of the body. ये सारी बॉडी से, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी से लिम्फ को कलेक्ट करके ड्रेन कर देती है into the venous circulation. So that's it for today. Today we have covered this very very important portion of this एनाटॉमी पोर्शन, दैट इज अपर लिम्ब। सो आप इस वीडियो को एक दो बार चलते फिरते अपनी इंटर्नशिप के दौरान, या आप अपने अगर आप कितनी कोई जॉब कर रहे हैं वहां पर बैठकर आप इस वीडियोस को फटाफट अपना आप देख सकते हैं, और एक बार देखने पर से आपको ये वीडियोस जो हैं एकदम ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म very well in your exam. So that's it for today, and I'll see you in the next one. Till then, keep studying and keep grinding.